हाय एवरीवन। आज मैं परिंदे कहानी लेकर आई हूँ जिसके राइटर है निर्मला वर्मा जी। और यह कहानी नीट के पाठ्यक्रम में संकलित है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिंदे। अंधियारे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल फटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे से लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुपचाप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसुर फुसुर होती रही। फिर दरवाजे की चटखनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिझक का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात के डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने में दूसरी कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम के टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिरा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो आया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर। और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने उनके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते हुए उसे खासा अरसा हो गया है, लेकिन कब कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरी संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा। मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हों, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में समो लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने अपने सिर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट, सारी लड़कियां कहने लगी। गलियारों की सीढ़ियां न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह जाती थी।
हवा में सर्दी का आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी हैं, जिनकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शॉल को कंधों पर समेटा उसने लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उसकी सांस तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुआ दी। इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा, जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट शोपा और चाइकोस्की की कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी। और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम मिलकर कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर उभरी मुस्कान खिल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वो कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों को कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक बार बर्मा जरूर जाऊंगा। और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी आ जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते, एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस हो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा। डॉक्टर ने स्क्रीन लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले सालों से सुनने को आ रही है। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, हीवर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई, मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी निर्वता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साएं साएं दूर तक फैली, पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगा। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की किसी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का श्रृंगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमेंट का स्मरण सुने? ह्यूबर्ट ने कहा। पिछले 5 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, फादर एलमेंट के स्मरण में कहीं हेर फेर नहीं होता। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं चुराते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफ़ी उड़ेलने लगी।
हर साल स्कूल बंद होने के बाद दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वो क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बॉल रूम में कुमाऊं रेजिमेंट अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वो वापस बार की ओर आ रहे थे तब उन्होंने दाईं ओर की क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए। मिस लतिका, यह मिस्टर गिरीश नेगी हैं, बिलियर्ड रूम में से आते हुए। हंसी ठहाकों के बीच वह कुछ ठहर गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफी की गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनीदा रीतापन घिर आया है। हवा के झोंकों से मोमबत्तियां की लौ फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर शोपा का नॉक्टर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा। मानो जल पर कोमल स्वप्निल उमरिया भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हो। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे थे। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते थे, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहां शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का श्रृंगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज़ में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसे ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती थी उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोक रही थी। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है, अपने सुख का भ्रम, मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा हो। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को भी चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया इसी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव स्थिर सी हो गई है। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरे किए ही वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने